हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे थर्ड जो हमारी हिस्ट्री की बुक है। बेसिकली हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 4th जो आपका लेसन है उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसी में हम 4th चैप्टर में जो है हम लोग आपका देखेंगे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, आदिवासी लोग कौन है? दीकू का मतलब आप लोग आगे पढ़ोगे, जो बाहरी व्यक्ति हैं, जनजातीय लोग, उनको आपका दीकू कहते थे। तो दीकू कौन है और स्वर्ण युग जो बात कर रहे हो, कौन से स्वर्ण युग की कल्पना की बात कर रहे हैं, ये हमको देखना और विचार करना है। ठीक है। 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगल और गांव में घूमता देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्ति है। क्या है? चमत्कारी शक्ति है। किसके पास? बिरसा के पास। कौन कहते थे? लोग ऐसा बोलते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्ति है। वह सारी बीमारी को दूर कर सकता है और अनाज के छोटे छोटे ढेर को कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा ने खुद ऐसा ऐलान कर दिया कि उसे लोगों ने भगवान की रक्षा करने उन्हें और दीकू यानी भारी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। उस समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। उसे भगवान मानते थे। यकीन था कि वह समस्याओं को दूर करने आया है। अब लोगों को क्या विश्वास हो गया कि भैया जो आपका बिरसा है, ये हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। लोग कैसे समझ रहे हैं बिरसा को? एक भगवान के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं, जनजातीय क्षेत्रों पर जब ब्रिटिश लोगों ने नियंत्रण किया तो वहां लोगों का जो आजीविका थी वो बड़ी प्रभावित हुई। इसी वजह से लोग आपको वहां अलग एक जाति बनी। चलिए अब देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में। देखिए, जनजातियों में कुछ अपने समूह हैं, जैसे मुंडा, ठीक है, और संथाल, थारू, भोटिया, क्लियर है, और ऐसे ही बहुत सारे भील वगैरह और बहुत सारे ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय समूह हैं। ठीक, तो उन्हीं में से एक जनजातीय समूह था मुंडा। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर, यानी कि छोटा नागपुर का आप पठार देखोगे, झारखंड वाला रीजन, और बिरसा के समर्थक में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और राव भी शामिल थे। ये सभी अपने आपस में आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बचने बेचैन थे। उनकी परिचय जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी और आजीविका खतरे में थी। धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यानी जो धर्म है वो कैसा था? वो छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जाता? क्या है कि बहुत सारी समस्या थी जिनको हल करना चाह रहा। वे भारी लोग कौन थे जो उनके इलाकों में लोगों को गुलाम कैसे बनाया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर आपकी चर्चा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? चर्चा। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कैसे आदिवासी लोगों का जो जीवन है वो किस तरह रहता है, क्या उनकी आजीविका है, किस तरह से वो अपना जीवन और यापन करते हैं। आप देख सकते। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था और हमने पिछले चैप्टर में आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था पिछले साल। ज्यादातर
कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और कस्मों से बहुत अलग थी। यानी कि जिस तरह से आप समाज में ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ विधि देखते हैं, ऐसा जनजातीय क्षेत्रों में नहीं है। उनका विधान बड़ा अलग है। जनजातीय क्षेत्र के लोग अलग तरीके से अपने विधान को देखते हैं। ठीक। और कह रहे हैं कि समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव नहीं जाते जो जातिगत आधारित समाज में दिखाई देते हैं। एक कबीले के लोग कुटुंब में बंधे होते हैं, लेकिन इसका अब मतलब यह है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं है। क्या नहीं है? कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं है। इनकी सामाजिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, ये आपको पता। अब मेन है कि थोड़ा सा जनजाति जो समूह है उनके विषय में पढ़ते हैं कि आखिर में जनजातीय समूह है कैसे, क्या चीजें। जनजातीय समूह किस तरह जीते। 19वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सके थे। कैसे थे? तरह तरह की एक्टिविटी करते थे और उन सारी एक्टिविटी में क्या थे, वो आपके शामिल थे। और इस तरीके से वो हमें दिखते थे कि उनकी मेनली गतिविधियां क्या हैं, किस प्रकार से उन्हें सब हमें समझे थे। कुछ झूम खेती करते थे। कह रहे कुछ लोग ऐसे हैं जो झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती कहा जाता है। देखिए, झूम खेती को भी घुमंतू यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। होता क्या है, झूम खेती में मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, कोई जमीन है, उसके पेड़ पौधों को और झाड़ियों को वो लोग काटेंगे, उसको सुखाएंगे, फिर जलाएंगे और उस पर 1 या 2 बार खेती करेंगे, फिर उसको छोड़कर चले जाएंगे और दूसरी जगह जाकर फिर यही प्रोसेस को अपनाएंगे। तो घुमंतू मतलब घूम घूम कर, कभी यहाँ करी कभी वहां करी, तो इसलिए घुमंतू हो गई। ठीक है। झूम क्या होता है, ये जो कृषि पद्धति पैटर्न है, इस इस कृषि पद्धति पैटर्न को झूम नाम से जाना जाता है। ठीक। इस तरह खेतों में अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंड पर ही की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते हैं। होता क्या है कि पेड़ धूप आए बहुत बार ऊपरी हिस्से भी काट देते हैं, जो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, और जमीन पर उगने वाली घास फूस को जलाकर साफ कर देते हैं। इसके बाद घास फूस के जलने से पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। अब जो राख बची है, क्या कर देंगे, उसको खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। इस कारण से पोटाश थी, जिसमें मिट्टी उपज हो जाती है, और कुल्हड़ों से कुल्हाड़ों से पेड़ काट देते हैं। कुल्हाड़ों से जमीन की ऊपरी सतह में खरोच देते हैं और खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बिखेर देते हैं। जब तक एक बार फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ता है। कैसे है? दूसरी जगह के लिए आपका चल पड़ता है। जहां से उन्हें अभी फसल काटी थी, वही जगह 3 साल तक पड़ी रहती है। क्या होता है? ऐसी जगह जो है आपकी, वो 3 साल तक आपका पड़ी रहती है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगलों की पट्टी में रहते हैं। आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों को बोर कटोर की आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों में इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल ऐसे तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। क्या करते थे? वो इसी पैटर्न, इसी पत्ती के आधार पर क्या करते थे, अपनी जो उनकी घुमंती खेती है उसको करते थे। तो झूम क्या है, आप एक बार देखिए, समझिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चले आगे बढ़े। अच्छा, 2-3 शब्द मिले हैं कुछ समय के। जैसे एक शब्द आया प्रति, एक है साल, एक है महुआ। तो प्रति कुछ समय के लिए खेती के लिए छोड़ दी जाती है। होता क्या है, जो हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद जो जमीन खाली पड़ी उसको कह दिया गया प्रति। तो
खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन पर ताकि उस पे मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया परती। ये ध्यान रखना। क्या कहा गया? उसको परती कहा गया। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और महुए के जो बीज होते हैं उनका तेल निकालते हैं खाने के। ठीक, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो शब्दावलियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते हैं और अन्य उत्पादकों को इकट्ठा कर कर काम चलाते हैं। वे जंगलों में अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ध्यान दीजिए, उड़ीसा के जंगलों में कौन रहते हैं? खोंड रहते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा अभी? संथाल और आपके मुंडाओं के बारे में देखा। इसी तरह एक समुदाय था जिस समुदाय के लोग तौलिया बनाकर आपका शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। जंगलों से मिलने वाला फल और जड़ खाते थे। कैसे थे? फल और जो वहां के कंदमूल है उन पर उनका डिपेंडेंसी थी। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीज का तेल का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की आपकी रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी। तो खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, क्योंकि वो जंगल से उनको बीन कर इकट्ठा कर लाते थे और उनको वो दे दिया करते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलता था? कई बार ऐसी चीजें अदला बदली के काम में चलता था। वे कीमतें वन उत्पाद के बदले जरूरत की चीजों को लेकर थी। कई बार उन्हें जरूरत की चीजें खरीदने के लिए मुट्ठी भर आदमी का सहारा लेना पड़ता था। उसमें से कई लोग आपस के गांव में नौकरियां भी करते थे। बहुत सारे लोग थे जो गांव में आपका नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण के लिए नौकरी करता था। कई आदिवासी खेती मजदूरी करते थे। वन उत्पाद कम पड़ता था तो आदिवासियों का मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैगा और औरों के लिए काम करने की कतार में थे। बैगा खुद को जंगल का सनातन मानते थे और जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। बैगा अगर मजदूरी करेगा तो वो क्या है? एक अपमान है, अपमान की बात के रूप में देखा। हो गया? जो चीजें आपस पैदा नहीं होती, आसपास पैदा नहीं होती, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने वाली चीज को लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजों पर बेचते थे। सूदखोर महाजन, जो सूदखोर महाजन होते हैं, जो सूद मतलब ब्याज होता है, जो ब्याज पर चीजें पैसा देते हैं, महाजन भी आदिवासी को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। वो क्या था? ब्याज पे चीजों को देते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य आदिवासियों का कर्जा और आदिवासियों को ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारी को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। कह रहे यही भैया बाहरी लोग हैं, इन्हीं की वजह से हमको दिक्कत होती है और यही मेन जड़ है जिनकी वजह से हम लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं या सामना झेल रहे हैं। अब आप इनमें देख सकते हैं कि कैसे ये लोग थे। तो सबसे पहले कुशल संग्राहक थे। आप देखें कुछ पान के पत्ते जो हैं बीन कर महिला ले जा रही हैं इनको बाजार में बेचने के लिए। ठीक,
ये जो टाइम पीरियड था इनको स्वर्ण काल था। देख रहे हो? देख लीजिए। देख लिया? चलिए, तो फिलहाल एक बार इसको आप घर पर जाकर अच्छे से पढ़िए, देखिए और जनजाति समूह में कुछ आपको जानकारी मिलती है, ज़रूर इकट्ठा कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।